नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 66 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक जो अपने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस, अब देखिएगा कि इसमें जो पाचन तंत्र है, ये मैंने बार पहले भी बताया था, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इसका और बहुत ही थोड़ा यूँ कह सकते हैं कि एनलार्ज टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। इसको अपने को प्रत्येक भाग को ध्यान से समझना पड़ेगा। इसकी जो अब एंटीरियर पार्ट है इसका, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो विशेषता ली होता है। विशेषता का मतलब उसके अंदर कुछ विशेष भाग जैसे बक्कल सीरी, उसके अलावा ओरल हुड है, वेस्टिब्यूल है, व्हील ऑर्गन है, विलम, वो सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। तो कल जो अपने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक किया था वो था अपना कि इसकी हमने वेंट्रल पोजीशन से देखा था बक्कल कैविटी वाले भाग को, साथ में व्हील ऑर्गन को, साथ में अपने विलम को और एंटेरोस्टोम को अपने वेंट्रल पोजीशन से देखा था। तो उसकी अपनी स्थिति अपने को पता लग गई कि किस प्रकार से वो स्थित होते हैं। उसके बाद में अपने जो आप एक डायग्राम देखा था जिसके अंदर अपने इसके जो बक्कल सिरी है वो ओरल हुड अपने देखा था। यदि अपने एकदम आगे के सिरे से, यदि इसके इंटीरियर पार्ट से यदि इसको देखें तो इसका जो बक्कल सिरी या ओरल सिरी जिसके अंदर स्केलेटल रोड जो पाई जाती है वो किस तरह से दिखाई देती है वो अपने कल देखा था। और साथ में अपने देखा था बक्कल सिरी के ऊपर जो सेंसरी पेपिलेज हैं वो पाई जाती हैं। आज अपने जो भी डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम है इसके व्हील ऑर्गन का। व्हील ऑर्गन की जो एक्चुअल कंडीशन है वो कैसी दिखाई देती है अपने को, उसके सेक्शन के अंदर कि किस प्रकार का वो होता है, तो वो अपने को थोड़ा इसमें देखना है। तो व्हील ऑर्गन आपको बताया था कि जो इसका बक्कल कैविटी की जो उपकला कोशिकाएं होती है वो 5 या 6 उंगली नुमा भार के रूप में बाहर की ओर उभरी रहती है, बक्कल कैविटी में उभरी रहती है, जिससे एक व्हील नुमा संरचना बन जाती है जिसको व्हील ऑर्गन कहा जाता है। और व्हील ऑर्गन जो होते हैं होता है वो मूवमेंट करता है, उसमें मसल्स पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जल की एक भंवर उत्पन्न होती है और वो जल की भंवर क्या करती है, जल को मुख की ओर खिसकाने का काम करती है। अब देखिएगा कि व्हील ऑर्गन के अंदर स्फिंक्टर पाए जाते हैं, उसके अलावा टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो वो अपने को इसमें देखना है।
तो ये इसका व्हील ऑर्गन और व्हीलम दोनों इसकी संरचना इसके अंदर अपने को दिखाई दे रही है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसके अंदर अपने को जो कल अपने टी सेक्शन में देखा कि किस प्रकार से जो संरचनाएं होती है व्हील ऑर्गन की, तो वो अपने कल डिस्कस कर चुके हैं। उसके अदर सेक्शन जो अदर सतह से अपने जो काट लिया था उसके अंदर अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसके अंदर जो मेन जो अपने को दिख रहा है वो है विलम, और विलम के जो है व्हीलर टेंटिकल्स अपने को दिख रहे हैं, और विलम से ठीक आगे क्या स्थित होता है, इसका व्हील ऑर्गन स्थित होता है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये व्हीलर रिंग होती है। ये क्या होती है, व्हीलर रिंग, जो कि संयोजी उत्तक या उपकला कोशिकाओं की क्या होती है, बनी होती है। उसके बाद में नीचे जो है स्फिंक्टर होता है, अवरोधनी होती है। अवरोधनी जो होती है इसके अंदर मांसपेशियां पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, जो कि इस व्यास को, जो एंटेरोस्टोम जो आंतरिक मुख होता है, इस व्यास को क्या करती है, कम या ज़्यादा करती है। यानी स्फिंक्टर के अंदर पाई जाने वाली मसल्स अवरोधनी जिसको कहा जाता है। और इन स्फिंक्टर का काम क्या है कि ये जो जल अंदर प्रवेश कर रहा है उस जल की मात्रा का क्या करती है, नियमन करती है। कौन है, स्फिंक्टर की जो मसल्स हैं। इन एंटेरोस्टोम का जो मुख है, एंटेरोस्टोम जो यूँ कह सकते हैं जिसको इसको आंतरिक मुख कहा गया, मैंने बताया था। कुछ वैज्ञानिक जो है इसको ये कहते हैं कि ये वास्तविक मुख है। वास्तविक मुख नहीं है, क्योंकि वास्तविक मुख एक्टोड्रम से स्थित होता है, जबकि ये एंडोड्रम से स्थित होता है। तो स्फिंक्टर के अंदर पाई जाने वाली मसल जो है एंटेरोस्टोम के छिद्र को के व्यास को कम या ज़्यादा करती है। उसके अलावा ये व्हीलर टेंटिकल्स होते हैं। व्हीलर टेंटिकल्स जो है आपको बताया था एक छलनी की तरह व्यवहार करते हैं, और साथ में इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सेंसरी पेपिली पाए जाते हैं, जो कि बक्कल सिरी के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो बक्कल सिरी और जो व्हीलर टेंटिकल्स है ये जल को छानने का काम भी करते हैं, और साथ में उनके ऊपर पाए जाने वाले जो सेंसरी पेपिलीज हैं वो क्या करते हैं, जल को रासायनिक जांच करने का कार्य भी करते हैं। तो ये संरचना जो है व्हील ऑर्गन और साथ में क्या है इसका व्हीलम, व्हील ऑर्गन इसके व्हीलम के ठीक क्या आगे स्थित होता है, और वो उपकला कोशिकाओं का बना होता है। ये जो है ये मेनली क्या है, व्हीलम है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम बात करें, क्योंकि अपनी जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको अपने दो भागों में बांटा था, अगर आपको याद है तो, कि पहला भाग तो था एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा भाग था डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या नाम था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में अपने देख लिया माउथ से लेकर के एनएस तक का भाग सारा आ गया। इसमें अपने सब भागों को अपने देख लिया कि किस किस भाग के क्या क्या कार्य हैं, ये अपने कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। उसके अलावा अभी अपने डायग्राम बनाएंगे पाचन का, उसमें अपने को और सारी स्थितियाँ क्या है क्लियर हो जाएगी, पाचन किस प्रकार से होता है, तो वो अपने आगे भी डायग्राम में देखेंगे। उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है इसके अंदर कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता है। इसके अंदर जो मिडगट डाइवर्टिकुलम एक संरचना होती है, मिडगट डाइवर्टिकुलम एक संरचना पाई जाती है, जिसको आप कहते हैं मध्यांतरीय अंधनाल। हिंदी में अगर बोलते हैं मध्यांतर अंधनाल। तो देखिएगा क्या होता है कि मध्यांतर अंधनाल की यदि हम बात करें तो ये बताया हुआ आपको कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है में जो फेरिंक्स वाला भाग है, फेरिंक्स से आगे छोटा सा भाग ओइसोफेगस होता है। ओइसोफेगस जैसे ही आगे किस में खुलती है, इंटेस्टाइन में खुलती है। तो इंटेस्टाइन और ओइसोफेगस के संयोजन स्थल पर केवल दाईं ओर, दोनों तरफ नहीं बॉडी के, केवल दाईं ओर एक संरचना पाई जाती है जिसको मिडगट डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम कहा जाता है, मध्यांतरीय अंधनाल कहा जाता है, जो केवल क्या होती है, दाईं ओर पाई जाती है। और ये जो है थैलेनुमा संरचना होती है, और ये मैं बताता हूँ आपको लीवर की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, इसकी यकृतियाँ लीवर की तरह कार्य करती है। लीवर की तरह कार्य करते हुए क्या करती है, ये पाचक एंजाइमों का स्त्राव करती है। और खासकर इसमें ये माना गया कि जाइमोजन सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है, जाइमोजन सेल्स पाई जाती है। और जाइमोजन जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो हैं पाचक एंजाइमों का स्त्राव करती है, और ये पाचक एंजाइम जब भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। अब देखिएगा, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जैसे ही भोजन ओइसोफेगस में आता है, यानी फेरिंक्स में आएगा, फेरिंक्स से फिर ओइसोफेगस में जाता है। और जो ओइसोफेगस से जैसे आगे जाता है आंतर की ओर, तो आंतर के दाईं साइड में लगी होती है मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो आंतर के उस एरिया को मैंने बोला था कि दो आंतर को हम तीन भागों में बांटते हैं, मिडगट, हिंडगट और क्लोएका, रेक्टम।
मिडगट, हिंडगट और रेक्टम 3 भागों में बांटते हैं। तो मिडगट जो पहला भाग होता है आंत्र का, जो कि आगे ओइसोफेगस से जुड़ा होता है, तो मिडगट के ठीक दाईं साइड में ये पाया जाता है मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कुछ सीलिया की कतार पाई जाती है, क्या पाई जाती है सीलिया की क्या पाई जाती है, कतार पाई जाती है, जिनको हम लैटरली सीलिया बोलते हैं, लैटरल सीलिया बोलते हैं। वो लैटरल सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो भोजन क्या है, इस मिडगट डाइवर्टिकुलम में आ जाता है, क्योंकि अपनी इस तरह से संरचना में, अगर थोड़ा सा अगर आपको याद है तो ये अपने फेरिंक्स मान लें, अपनी ये फेरिंक्स है, ये छोटा सा भाग क्या होता है आगे ओइसोफेगस है, ये अपने आंत्र होती है, आंत्र के इस तरह से इस तरह से ये जो थ्रेल में संरचना, ये मिडगट डाइवर्टिकुलम होती है। और यहाँ पर लैटरल सीलिया पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लैटरल सीलिया, पार्श्व सीलिया पाए जाते हैं। तो भोजन यहाँ आएगा, ये लैटरल सीलिया मूवमेंट करें तो भोजन को यहाँ भेजेंगे। यहाँ जाइमोजन सेल्स होती हैं, कौन सेल्स होती हैं, जाइमोजन सेल्स होती हैं। ये जाइमोजन सेल्स क्या करती है, भोजन का पाचन शुरू कर देती है। अब ये लैटरल सीलिया भोजन को वापस लाते हैं कहाँ पर, इस मिडगट में, कहाँ लेके आते हैं, सॉरी कहाँ लेके आते हैं, मिडगट में लेके आते हैं लैटरल सीलिया वापस। अब मिडगट में जब लाते हैं तो प्रथम पाचन यहाँ मिडगट डाइवर्टिकुलम में होता है, दूसरी बार पाचन जो है वो कहाँ होता है, इसे मिडगट में होता है। मिडगट के अंदर जो उपकला कोशिकाएं होती हैं अस्त्र में पाई जाती है मिडगट के, वो उपकला कोशिकाएं भी क्या करती हैं, पाचक एंजाइमों का स्त्राव करती है और जो भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इसमें भोजन का पाचन कितनी जगह हो रहा है, 2 जगह हो रहा है। एक तो मिडगट डाइवर्टिकुलम में हो रहा है और एक कहाँ हो रहा है, मिडगट के अंदर हो रहा है। अब देखिएगा ये इसकी 2 प्रकार की क्या होती है, पाचक ग्रंथियाँ होती है। उसके अंदर भोजन का पाचन मैंने बताया था कैसा होता है कि जो बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। वैसे मोस्टली कोर्डेट के अंदर बाह्य कोशिकीय होता है, परंतु इसके अंदर अंतःकोशिकीय पाचन भी देखा गया है। अब देखिएगा अपना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अपने दोनों चीज़ पढ़ ली, एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ ली और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पढ़ ली। अब अपने बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, यानी जो कार्य की देखनी है अपने को। अब कार्य की बात करें सबसे पहले भोजन। अब भोजन के रूप में यदि हम बात करें फूड पार्टिकल्स, पहला पोर्ट क्या है, फूड। फूड के बारे में बात करें तो ये फिल्टर फीडर एनिमल आपको पता ही है, कैसा एनिमल है, फिल्टर फीडर एनिमल है। अब फिल्टर फीडर का मतलब क्या हुआ, ये भोजन को छान कर लेता है, यानी भोजन के जो सूक्ष्म कण उन्हीं को लेता है। और इसके अंदर ये डाइटम्स है, डेस्मिड्स है, प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोआ, डाइटम्स और अन्य जो प्लैंकटन को खाता है। क्या करता है, वो खाता है। और उनको भी छोटे जो एनिमल्स हैं उन्हीं को क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेता है। अब देखिएगा ये तो इसका क्या हो गया, भोजन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो है फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो सेकंड टॉपिक इसका रहेगा फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो ये जो जंतु है, ये मैंने बताया फिल्टर फीडर एनिमल होता है। फिल्टर फीडर का मतलब भोजन को क्या करता है, छान करके खाता है। अब अपने इसके बात की थी कि जो ये स्थानबद्ध होता है, और स्थानबद्ध भी आपको बताया था कि रेत में पड़े पड़े ये क्या करता है, या रेत में जो बिल बना कर रहता है उसी के अंदर से अपने को क्या करता है, ये यूँ कह सकते हैं कि भोजन को लेता है। कैसे लेता है, थोड़ा सा अपने अगर बात करें तो अपने इस तरह से डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद है तो। ये अपने बात हैं कि बिल है इसका,
इस तरह से ये बिल में रहता है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है? मिट्टी। ये क्या है? मिट्टी है। इस तरह से रहता है। और बिल, ये इसका क्या है? बिल है। ये एनिमल खुद हो गया, ब्रैंकियोस्टोमा। अब इसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर व्हील ऑर्गन होता है। ये क्या है? इसके अंदर व्हील ऑर्गन। यहाँ ये क्या जल के किनारे भी पड़ा रहता है, या कई बार क्या होता है भोजन को लेने के लिए ये जल के अंदर भी जा सकता है। तो ये क्या करता है कि जो जल यहाँ बहता रहता है, तो ये व्हील ऑर्गन क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करेगा तो जल की एक भंवर उत्पन्न होती है। भंवर उत्पन्न होने से जल कहाँ प्रवेश करता है? इसे एरिया के अंदर आता है। ये एरिया मुख वाला एरिया होता है। यहाँ पर आपको ध्यान होता है बक्कल सिरी होते हैं। क्या होते हैं? बक्कल सिरी। अब बक्कल सिरी क्या करेंगे कि जो जल है उसकी रासायनिक जांच करेंगे, और साथ में मैंने बताया था ये छलनी की तरह काम करते हैं। तो जो जल अंदर आएगा, वो जो मुख के अंदर, उस भोजन को या उस जल को क्या करेंगे? छानने का काम भी करते हैं। कौन है? ये बक्कल सिरी। और बक्कल सिरी किसका भाग होते हैं? आपको बताया था ओरल हुड का भाग होते हैं। अब देखिएगा कि जो जल अंदर आया, अब अंदर आएगा तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले बक्कल कैविटी में जाएगा, यानी वेस्टिब्यूल में जाएगा। वेस्टिब्यूल से फिर कहाँ जाएगा? वो विलर से टकराएगा। विलर के जो टेंटिकल्स होते हैं, विलर के जो टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी मैंने बताया था सेंसरी पेपिली होते हैं। अब देखिएगा दो जगह सेंसरी पेपिली, एक तो इसके बक्कल सिरी पर है और दूसरा इसके कहाँ है? विलर, जो विलम वाला भाग है या जो विलम टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? सेंसरी पेपिली पाए जाते हैं। और वो सेंसरी पेपिली है वो भोजन को छानने में भी सहायक होते हैं, साथ में जल की जो रासायनिक जांच है उसका भी काम करते हैं। अब जो यदि भोजन दोनों ही जगह अगर इसको लगा कि जल जो है पीने योग्य नहीं, तो उसको वहीं से क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, वापस निकाल दिया जाता है। और अब यदि हम ये माने कि भोजन जो है उसको दो जगह छान लिया गया, एक तो बक्कल सिरी के द्वारा, एक विलर टेंटिकल्स के द्वारा, साथ में जल की दोनों जगह क्या हो जाती है? रासायनिक जांच हो जाती है। अब क्या होता है कि जो भोजन है वो बक्कल कैविटी में आता है। अब कई बार क्या होता है कि जल के साथ भोजन के कण कुछ जो है इधर उधर रह जाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, यानी जो जल अंदर आ रहा है बक्कल कैविटी से होते हैं उसके अंदर कुछ भोजन के कण ऐसे होते हैं कि जो इधर उधर रह जाते हैं, जो फेरिंक्स की ओर नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या करते हैं? जो हेडसेक गर्त अपने नाम लिया था, कौन सा गर्त? हेडसेक गर्त। उसके लिए बताया था आपको कि वो म्यूकस का स्त्राव करती है, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो वो हेडसेक गर्त क्या करता है? उसकी जो म्यूकस ग्लैंड है वो क्या करती है कि जो कण बक्कल कैविटी के अंदर इधर उधर चिपके हुए हैं उनको म्यूकस स्त्राव करके और उनको एक जगह चिपका लेती है। और चिपकाने के बाद में उनको क्या किया जाता है कि ये जो व्हील ऑर्गन है वो साथ साथ में घूमेगा। तो वो क्या करते हैं? जो चिपके हुए कण जो म्यूकस ग्लैंड के म्यूकस के अंदर चिपक चुके हैं उन कणों को व्हील ऑर्गन कहाँ से खिसका देता है? आगे फेरिंक्स की ओर खिसका देता है। तो फेरिंक्स में चला गया। अब देखिएगा कि जो विलम है उसने एक तो काम क्या किया कि विलम के जो टेंटिकल्स है वो एक तो क्या कर रहे हैं कि जल को छान रहे हैं, साथ में विलम के टेंटिकल्स पर पाए जाने वाले जो सेंसरी पेपिला वो जल की रासायनिक जांच भी कर रहे हैं। और तीसरा काम और करती है विलम, क्या काम करती है कि वो विलम के अंदर एंटेरोस्टोम जो छिद्र होता है उसका व्यास कम या ज़्यादा होता रहता है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो जल अंदर आ रहा है उसकी मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि जल अंदर पहले से ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो विलम की जो स्फिंक्टर वाला भाग है वो उस व्यास को कम कर देते हैं ताकि जल अंदर कम जाए। और यदि जल अंदर कम है फेरिंक्स में तो क्या करते हैं कि जो स्फिंक्टर की पेशी हैं वो उस एंटेरोस्टोम के व्यास को ज़्यादा कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल अंदर जाए। तो ये काम कौन करती है? विलम। तो विलम के 3 काम हो गए, जल भोजन को छानना, दूसरा रासायनिक जांच करना, और तीसरा जो विलम का टेंटिकल एंटेरोस्टोम होता है वो जल की मात्रा का भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये तीनों काम कौन करती है? विलम करती है। अब यदि आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो भोजन है वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया या ऐसा भोजन इकट्ठा अंदर आ रहा है जल के साथ जो कि इसके लिए ये कह सकते हैं कि उपयोगी नहीं है। तो ये क्या करता है कि अपना जो एट्रियोपोर है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी जो फेरिंक्स होती है उसके पार्श्व साइड में और अदर सतह पर एट्रियल कैविटी पाई जाती है और एट्रियल कैविटी का अंतिम छिद्र एट्रियोपोर होता है। तो ये क्या करता है? अपने एट्रियोपोर को बंद कर लेता है। एट्रियोपोर को क्या कर देता है? बंद कर लेता है। बंद करने से क्या होगा कि जल बाहर निकलेगा नहीं तो क्या होता है? साथ में जल के ऊपर दाब लगता है। अब दाब लगने से क्या होगा? उसका क्या फायदा है कि कई बार भोजन के कण हैं, रेत के कण हैं, अनुपयोगी भोजन के कण, रेत के कण बक्कल कैविटी में जो व्हील ऑर्गन है वहाँ चिपक जाते हैं। उसके अलावा कोई गर्त है वहाँ चिपक जाते हैं। उसके अलावा बक्कल कैविटी में और कहीं भी चिपके रहते हैं जो ना ही तो फेरिंक्स की ओर जा रहे हैं नहीं बाहर निकल रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि एट्रियल कैविटी का एट्रियोपोर बंद हो जाता है। एट्रियोपोर बंद होने से जल बाहर निकलेगा नहीं। फिर क्या होता है कि फेरिंक्स की पेशियाँ और जो बक्कल कैविटी की पेशियाँ होती है वो इस तरह से जोर लगाती हैं, दबाव उत्पन्न करती है कि वो जल जो है वो बक्कल कैविटी से मुख से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन करना। रिजेक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजेक्शन करंट। तो रिजेक्शन करंट का क्या फ़ायदा है कि जो भोजन के कण
या जो रेत के कण हैं, भोजन के कण जो अनुपयोगी हैं और जो रेत के कण जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो बक्कल सिरी पर, विलर टेंटिकल्स पर, उसके अलावा व्हील ऑर्गन पर या बक्कल कैविटी के अंदर कहीं चिपके हुए हैं, उनको यदि रिजेक्ट करना हो, उनको यदि बाहर निकालना हो, तो उसके लिए ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है कि जो एट्रियल पोर है वो बंद हो जाता है। एट्रियल पोर बंद होने से रक्त जो जल है उसके ऊपर एक दाब उत्पन्न होगा, उसमें इसके शरीर की पेशियाँ भी भाग लेती है, और जिसके द्वारा क्या होगा कि जो जल है वो वापस उन रेत के कणों को, अनुपयोगी भोजन के कणों को लेते हुए शरीर मुख से ही क्या निकाल दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी इसका क्या है, फ़ायदा है। उसके अलावा देखिएगा कि अब जो उपयोगी भोजन के कण हैं जो बक्कल कैविटी के अंदर मौजूद है, उनको क्या किया जाता है कि फेरिंग्स में भेज दिया जाता है। फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, आपको बताया था कि फेरिंग्स जो होती है उसके अंदर क्या लगे होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं। तो गिल स्लिट्स से जल तो निकल जाता है कहाँ पर, एट्रियल कैविटी के अंदर। अब जो भोजन के कण है वो पूरी फेरिंग्स में फैल जाते हैं। अब पूरी फेरिंग्स में अगर फैल जाएंगे तो क्या होगा कि जो पहली बात तो एंडोस्टाइल की जो सीलिया होती हैं, क्योंकि एंडोस्टाइल एक सीलिया का बना हुआ एक ट्रैक होता है, तो उस एंडोस्टाइल की जो सीलिया है उस भोजन के कणों को, साथ में म्यूकस भी बनता है वहाँ, उन भोजन के कणों को क्या किया जाता है कि म्यूकस जो है वो चिपका लेता है, और जो सीलिया है वो कहाँ खिसका देते हैं, आगे ओइसोफेगस की ओर खिसका देते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि इसके फर्श में तो एंडोस्टाइल होती है और छत के अंदर एपीफेरेंजियल ग्रूव होती है। एपीफेरेंजियल ग्रूव के अंदर भी क्या होते हैं, सीलिया होती है और म्यूकस ग्लैंड होती है। वो क्या करते हैं, छत भाग के अंदर यदि फेरिंग्स के अंदर भोजन के कण चिपके हैं इधर उधर, तो उनको एक इकट्ठा करके ओइसोफेगस की ओर भेजते हैं। साथ में पेरीफेरेंजियल बैंड भी इसके अंदर पाया जाता है। उस पेरीफेरेंजियल बैंड के अंदर पेरीफेरेंजियल ग्रूव पाई जाती है। उस ग्रूव के अंदर भी क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। वो भी क्या करते हैं, भोजन के कण जो इधर उधर चिपके होते हैं उनको ओइसोफेगस की ओर खिसकाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी जो एक सीलिया का जो एक ट्रैक होता है, चाहे फेरिंग्स के फर्श में एंडोस्टाइल के रूप में हो, चाहे एपीफेरेंजियल ग्रूव के रूप में फेरिंग्स की छत में हो, चाहे पेरीफेरेंजियल जो बैंड की पेरीफेरेंजियल ग्रूव है उसके जो सीलिया हैं, वो सारे तीनों जगह की सीलिया मिलकर के और म्यूकस ग्लैंड मिलकर के क्या करते हैं, भोजन के बड़े बड़े गट्ठर बना देते हैं। उन गट्ठरों को क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या किया जाता है, सीलिया की सहायता से ओइसोफेगस की ओर खिसका दिया जाता है। और ओइसोफेगस की ओर खिसकाने के बाद में फिर क्या होता है, इनका पाचन शुरू होता है, क्योंकि ओइसोफेगस से आगे आपको बताया था मिडगट डाइवर्टिकुलम होती है और फिर मिडगट होती है जहाँ भोजन का पाचन होता है, क्योंकि वहाँ पाचक एंजाइम बनते हैं। और अपने इसका कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट विद डायग्राम।